हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो आज हम करेंगे आर्टिकल 79, 80 एंड 81। ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मुझे चेंज करना है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि जो राजीव गांधी, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी मृत्यु पद पर रहते हुए नहीं हुई थी, जो कि मैंने बता दिया था कि पद पर रहते हुए हुई थी। देखिए, उनका टेन्योर था 1984 से 89, और उनकी जो डेथ हुई थी या असैसिनेट उनको किया गया था, वो किया गया था 1991 में। ठीक है। तो वो अपने पद पर रहते हुए उनको असैसिनेट नहीं किया, तो उनकी मृत्यु पद पर रहते हुए नहीं हुई थी। ठीक है। तो जो लिस्ट में 4 नाम थे, उसमें से अब 3 नाम रह गए हैं। दैट इज जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी। इन तीनों प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई थी अपने पद पर रहते हुए। ठीक है, सिर्फ ये 3। ओके, चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। अ, वैसे हम अब आज आर्टिकल 79, 80 और 81 को अच्छे से करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा एक कंपैरिजन कर देते हैं। और कंपैरिजन है अटॉर्नी जनरल का और एडवोकेट जनरल का। ठीक है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट्स के और अटॉर्नी जनरल होता है सेंटर का। यहाँ पर मैंने एक चीज, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ये तो होगा नहीं अब तो, क्योंकि पहले से ही है। चलिए कोई बात नहीं। ये के संजय मूर्ति नहीं है हमारे अटॉर्नी जनरल, ये गलती से ये सीएजी है, एक्चुअली सीएजी है। ये आर वेंकट रमानी, ठीक है, या रमणी, कुछ भी बोल सकते हो, वेंकट रमणी। ये हमारे अटॉर्नी जनरल है। ठीक है। और हमारे जो सॉलिसिटर जनरल है, ये है तुषार मेहता। ठीक है, इधर लिख देती हूँ मैं। सॉलिसिटर जनरल जो है वो है तुषार मेहता। नाम तो सुना ही होगा, है ना। तुषार मेहता का नाम तो बहुत बार आता है न्यूज़ अगर आप देखते हैं तो हमारे जो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है या सिमिलैरिटीज क्या क्या है, ये आप देख सकते हैं। तो अटॉर्नी जनरल क्योंकि सेंट्रल लेवल पर है, तो भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी है, ये सलाह देता है सरकार को विधिक मामलों पर। ठीक है। जबकि एडवोकेट जनरल सेम यही काम करता है राज्य स्तर पर। ठीक है। अपॉइंटमेंट जो है अटॉर्नी जनरल की करते हैं प्रेसिडेंट, और एडवोकेट जनरल की करते हैं गवर्नर, उस पर्टिकुलर स्टेट के, जिस भी स्टेट का जिक्र है कर सकते हैं। मतलब कोई भी यूपी का है तो यूपी का गवर्नर करेगा। ठीक है। राजस्थान का है तो राजस्थान का गवर्नर करेगा। अब उनका जो रिमूवल है, अटॉर्नी जनरल का रिमूवल होगा, हो सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर इम्पीचमेंट वगैरह चलेगी, ऐसा नहीं है। सिंपली प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकता है इनके डेजिग्नेशन से। सिमिलरली गवर्नर भी एडवोकेट जनरल को रिमूव कर सकता है। ठीक है। सेवा शर्त का जो निर्धारण है वो प्रेसिडेंट करता है अटॉर्नी जनरल का, इसी तरह से गवर्नर करेगा एडवोकेट जनरल का। जो योग्यता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल की, और एडवोकेट जनरल के केस में हाई कोर्ट के जज जितनी होनी चाहिए उनमें योग्यता, योग्यता में सब कुछ आ जाता है इसमें। भाई वो ऐसी यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसको बनने में जो जो चीज़ें चाहिए, जो जो क्वालिफिकेशंस चाहिए, वो सब यहाँ पर एक अटॉर्नी जनरल में भी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद काम क्या करेगा। अब जो अटॉर्नी जनरल है वो विधिक अधिकारी होता है, वो सलाह और केसेस वगैरह भारत सरकार की वो तो लड़ेगा ही, लेकिन वो संसद की प्रक्रिया में और समितियों में भी, संसद की जितनी भी प्रक्रिया होती है और संसदीय समितियां जो होती है, उन सब में वो भाग ले सकता है। कौन? अटॉर्नी जनरल। ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल भाग ले सकता है, लेकिन वहां पर जब वोटिंग होगी तो वो वोट नहीं कर सकता। ठीक है। तो वोट नहीं कर सकता। सेम यही सिचुएशन या कंडीशन एडवोकेट जनरल के साथ है, कि वो भाग तो ले सकता है विधानसभा सत्रों में, उनकी समितियों में, लेकिन वोट वो भी नहीं कर सकता है। ठीक है। तो देखिए अभी तक जितनी भी सारी चीजें वो सिमिलर सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर हेड प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट होंगे, और राज्य पर हेड गवर्नर होते हैं तो गवर्नर अपॉइंट, रिमूवल और सेवा शर्तें उनका निर्धारण वो करेंगे। ओके। अब सहायता के लिए कौन होता है अटॉर्नी जनरल के लिए? सॉलिसिटर जनरल। अब देखिए यहाँ सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो सहायक होते हैं एक तरह से अटॉर्नी जनरल के, लेकिन ये संवैधानिक पद नहीं है। जबकि अटॉर्नी जनरल जो है ये एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद कौन से होते हैं? जो जिनका कि जिक्र हमारे संविधान में है। ठीक है।
और है क्योंकि यहाँ आर्टिकल की बात हो रही है, आर्टिकल 76 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है और उसी में मेंशन है अटॉर्नी जनरल, इसका मतलब ये एक संवैधानिक पद है, ठीक है। जबकि सॉलिसिटर जनरल के लिए कोई भी आर्टिकल निर्धारित नहीं है, इसका मतलब ये संवैधानिक पद नहीं है। सिमिलरली एडवोकेट जनरल की सहायता के लिए लोक अभियोजक होते हैं, ठीक है, यानी कि जो सिंपल विधिक अधिकारी होते हैं वो इनकी हेल्प के लिए लगा दिए जाते हैं, ठीक है। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन हो जाएगी आपकी, तो अच्छे से आपको ध्यान रहेगा। देखिए आर्टिकल 76 बात करता है सेंट्रल लेवल पर अटॉर्नी जनरल की, जो कि भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, जो कि सलाह देता है विधि से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है भारत सरकार के समक्ष, ठीक है। इनकी हेल्प के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। जो हमारे अटॉर्नी जनरल है उनका नाम है आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल का नाम है तुषार मेहता, ठीक है। उसके बाद जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करता है, रिमूवल भी प्रेसिडेंट करता है, सेवा शर्तों का निर्धारण भी प्रेसिडेंट करता है, योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज जितनी होनी चाहिए, और ये संसद की प्रक्रिया में या सत्रों में और संसदीय समितियों में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। वोट वही लोग करते हैं जो मेंबर होते हैं, तो मेंबर तो वो है नहीं पार्लियामेंट के, है ना। तो इसलिए वो भाग तो ले सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से एडवोकेट जनरल राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं इनका, रिमूवल भी गवर्नर करते हैं, सेवा शर्तों का निर्धारण भी गवर्नर करते हैं। इसके अलावा उनकी जो योग्यता है वो हाई कोर्ट के जज जैसी होनी चाहिए। विधानसभा के सत्रों में और समितियों में वो भाग ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग यहाँ पर भी नहीं कर सकते हैं एडवोकेट जनरल, और इनकी सहायता के लिए लोक अभियोजक होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 79, 80 और 81। ये तीनों ही बहुत ही सरल आर्टिकल है, याद रखना भी इनको, और ये बहुत ही रोचक भी है। हम लोग अगर पढ़ाई ना भी कर रहे होते हैं दिमाग से, या एक होता है ना स्वभाव से, स्वभाव कहना चाहिए, स्वभाव से सब पॉलिटिकल है ना, सब पॉलिटिकल बंदे हैं। और सबको, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, ज्यादातर लोगों को पता होता है कि राज्यसभा क्या होती है, ठीक है। बेशक टेक्निकली नहीं पता हो, लेकिन ऊपर ऊपर से सबको पता है राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, कैसे चुनाव होते हैं, किस तरह की प्रक्रिया है, कौन सी सीट से कहाँ से कौन से राज्य में कितनी सीट्स हैं, ये बहुत सारी, कि यूपी में कितने हैं, राजस्थान में कितनी सीट्स हैं, और सिक्किम में कितनी सीट्स हैं। जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे होते हैं तो सबकी नज़रें होती है, और हम याद भी कर लेते हैं वहाँ से कहाँ से कितनी सीट्स है, कहाँ पर मेजोरिटी आ रही है किसी पार्टी की, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए ध्यान रख पाते हैं क्योंकि हमारा जो नेचर है वो काफ़ी पॉलिटिकल है, हमारा इंटरेस्ट इसके अंदर ज़्यादा ही रहता है बाकी के एरिया से, है ना। चलिए, तो हम आर्टिकल 79, 80 और 81 की बात कर रहे थे, तो ये एक साथ अगर आप याद करोगे तो हमेशा आर्टिकल याद रहेंगे। देखिए मैंने इसके लिए एक टेक्निक या एक ट्रिक बनाई है, सरला, ठीक है। याद करना, कई बार पूछा जाता है कि भाई कौन से आर्टिकल में कौन सा है, तो इसको याद करने के लिए 79, 80, 81 एक सीक्वेंस बना लीजिए और इसके सामने लिख लीजिए सरला, ठीक है। स मतलब संसद के बारे में, संसद के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी संरचना के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और आर्टिकल 80 में र यानी कि राज्यसभा, उनकी संरचना की बात हो रही है। और 81 में ला मतलब लोकसभा, ठीक है, लोकसभा की संरचना का जिक्र आर्टिकल 81 में है। 79 में संसद की संरचना, आर्टिकल 80 में राज्यसभा, और 81 में लोकसभा। आई होप आपको ये ट्रिक याद रह जाएगी, बहुत ही ईजी है ना। अब जरा कंपैरिजन कर लेते हैं आर्टिकल 80 और 81। देखिए संसद का मतलब तो यहाँ पे दो तीनों हो गए। संसद का मतलब क्या होता है, संसद में क्या क्या चीजें हैं, संसद में तीन चीजें हैं, राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। इन तीनों से मिलकर संसद बनी है, तो इसका जिक्र है 79 में। अब 80 और 81 में अलग अलग कर दिया गया राज्यसभा को, लोकसभा को, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी सिमिलैरिटीज है और कौन से डिफरेंसेस है, उसकी जो तुलना है वो मैंने यहाँ पे की हुई है। देखिए राज्यसभा का जो सदन है वो स्थायी है, जबकि लोकसभा अस्थायी है। ऐसा हो सकता है कि कभी राज्यसभा, सॉरी लोकसभा सदन, लोकसभा हो ही नहीं अस्तित्व में, है ना, लुप्त हो गई हो, यानी कि भंग कर दी गई हो, लेकिन राज्यसभा हमेशा रहती है, स्थायी सदन है ये, ठीक है, स्थायी सदन है यहाँ पर। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं सीधे स्टेट से आते हैं, ठीक है, सीधे स्टेट चुनती है, स्टेट के एमएलएज चुनते हैं इनको, इसलिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अगर अमेरिका से हमने ये लिया, लेकिन अमेरिका में पॉपुलेशन बेस्ड नहीं है, उनको हर स्टेट्स को बराबर का अधिकार है वहां से। जैसे 50 उनके स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट से दो दो मेंबर है, तो टोटल उनके पास 100 सीट्स हैं,
उनके अपर हाउस के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स का निर्धारण किया गया है, ठीक है। तो जितनी बड़ी स्टेट, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन, उतने ही वहाँ से सीट्स आए हैं, चाहे वो लोकसभा की सीट्स हैं, चाहे वो राज्यसभा की है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सीधे एमएलए चुनते हैं, लोगों का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता, तो इनडायरेक्टली चुना जाता है एक तरह से, तो इसलिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है यहाँ पे बाय पीपल, इसलिए इसको कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। तो रिप्रेजेंटेशन जो होता है डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुना जाता है, इसीलिए हाउस ऑफ पीपल कहलाता है लोकसभा, ठीक है। यानी कि इसी को कहते हैं लोअर हाउस। तो राज्यसभा और लोकसभा पता लग गया। अब जो राज्यसभा है उसका एक और भी नाम है जिससे जानते हैं, प्रबुद्ध सदन, यानी कि इंटेलिजेंट या इंटेलेक्चुअल्स का ये हाउस होता है। यहाँ पर लोकप्रिय है, जो लोगों को पसंद है उन लोगों को चुना जाता है लोगों के द्वारा। यहाँ पर जो पार्टीज हैं वो जो अपने इंटेलिजेंट लोग हैं उनको सदन में लेकर आती है, जिससे कि सदन की गरिमा बनी रहे। कुछ लोग नॉमिनेटेड भी होते हैं पर्टिकुलर एरिया से, जैसे कि साहित्य से, स्पोर्ट्स से, और समाज सेवा से, कला क्षेत्र से। तो प्रबुद्ध सदन होता है, ये काफी मैच्योर लोग होते हैं। देखिए मैच्योर ये भी होते हैं, लेकिन ये जो लोग पॉपुलर होते हैं ना, बहुत बार आपने देखा होगा कि उनकी इतनी इंटेलेक्चुअल पावर नहीं होती, लेकिन वो लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय होते हैं, बहुत आसानी से वो चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन उनकी पकड़ नहीं होती, बहुत सारी चीजों में ज्ञान की कमी होती है थोड़ी। लेकिन ये जो सदन है राज्यसभा, इसमें बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज जो कि नहीं जाना चाहती है जनता के बीच में, चुनाव के थ्रू नहीं अपने आप को रखना चाहती है, वो इन चीजों से दूर रहते हैं, शोशेबाजी से, तो वो इसके इस सदन के थ्रू आ जाते हैं गवर्नमेंट में, और फायदा होता है देश का, ठीक है। किसी भी देश का अपर हाउस जो होता है वो इसी तरह से फायदा पहुंचाता है, ठीक है। जैसे अगर आपने नाम सुना ही होगा कि हमारे कई प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा के मेंबर्स थे, वो कभी डायरेक्ट इलेक्शन में नहीं गए, जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना। तो वो एक प्रबुद्ध पर्सनैलिटी थे, और लोकप्रिय बेशक वो इतने नहीं थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए काफ़ी अच्छे डिसीजंस लिए हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि अपनी जो प्रबुद्धता है उसका प्रदर्शन करते हैं बहुत बार, और इससे फ़ायदा मिलता है काफ़ी बिल्स के अंदर। वो अपनी सिफारिशें, पॉलिसी मेकिंग में अपनी सिफारिशें, और बहुत सारे मंत्री भी राज्यसभा से सरकारें जब बनती है तो चुनती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि राज्यसभा को प्रबुद्ध सदन क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो अपर हाउस उच्च सदन, लोअर हाउस निम्न सदन, ये भी आपको पता ही है। अब यहाँ पर ये पता है आपको कि राज्यसभा जो है वो अप्रत्यक्ष चुनाव यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव से आता है लोकसभा में मेंबर, ठीक है। यहाँ का जो एमपी है वो प्रत्यक्ष चुनाव से आता है, जबकि यहाँ का जो एमपी है वो अप्रत्यक्ष चुनाव से आता है। इनको कौन चुनता है? एमएलए चुनते हैं, ठीक है, ओनली एमएलए। उसके बाद है, इसी का नेक्स्ट है कि यहाँ पर जो है राज्यसभा को चुनने का जो प्रक्रिया है वो अलग है ना, वो डिफरेंट है, वो फर्स्ट पास द पोस्ट नहीं है, इसकी प्रक्रिया अलग है। ये आप एक बार देख लेना, ये मुझसे छूट गया है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। लेकिन जो लोकसभा की जो प्रक्रिया है वो फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी कि अगर आपके पास एक कैंडिडेट के पास 100 वोट आए हैं और दूसरे के पास 101 आए हैं, तो ये वाला जीत जाएगा, कैंडिडेट बी जीत जाएगा। कैंडिडेट ए के पास तो 100 ही है, कैंडिडेट बी के पास 101 है। इसी को कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट, ठीक है। अब है सदस्य का कार्यकाल कितना है। राज्यसभा का जो सदस्य होगा वो 6 वर्ष तक उसका सदस्य रह सकता है, ठीक है। जबकि लोकसभा का जो सदस्य है वो 5 वर्ष तक का उसका कार्यकाल होगा, वो भी उस सिचुएशन में जब लोकसभा पूरी काम करेगी पूरे 5 वर्ष तक, ठीक है। सदन का जो कार्यकाल है वो राज्यसभा का स्थायी होता है, जबकि लोकसभा का अस्थायी। ये आपको पता है, ये 5 वर्ष से पहले भी, पूर्व भी भंग हो सकती है लोकसभा, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती है, इसलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। यहाँ का जो वोटर है वो एमएलए है राज्यसभा का, जबकि लोकसभा का वोटर है कोई भी देश का नागरिक जिसने भी 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, वो वोटिंग कर सकता है, ठीक है। नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव, तो नन ऑफ द अबव है, नन ऑफ द अबव है, कैसे भी बोल दो इसको। तो राज्यसभा में इसका प्रावधान नहीं है। अगर एमएलए को चुनना है कोई भी मेंबर राज्यसभा का, तो वो नोटा का यूज नहीं करेगा। जबकि हमारे यहाँ जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो हम लोग कर सकते हैं नोटा का यूज। और जब एक पर्टिकुलर अगर नोटा
की वोटिंग ज़्यादा हो जाती है तो वो इलेक्शन रद्द हो जाते हैं, दोबारा से कैंडिडेचर और जो प्रक्रिया है पूरी फॉलो की जाती है, दोबारा से इलेक्शन होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात की जाए विप की। विप तो आपको पता ही होगा क्या होती है। विप का मतलब होता है कि पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको ये हिदायत दी जाती है, यानी विप लगाया जाता है कि वो जिस पार्टी का जो भी लाइन है वो उसको ही फॉलो करे, है ना, उसी पर चले। ऐसा नहीं है कि वो अलग से सारे मेंबर्स कोई किसी को इलेक्ट कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पार्टी मान लो बीजेपी है और बीजेपी को नड्डा साहब को चुनना है, ठीक है, राज्यसभा से, और दूसरा मेंबर जो है वो कांग्रेस का है, ठीक है, तो बीजेपी व्हिप जारी करेगी अपनी कि भाई नड्डा को ही वोट देंगे, तो बीजेपी के सारे मेंबर्स नड्डा को ही वोट देंगे, ये व्हिप है। ठीक है, वो इधर से उधर नहीं जा सकता है। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी है वो अपने मेंबर के लिए या अपने कैंडिडेट के लिए व्हिप जारी करेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जबकि लोकसभा में व्हिप वगैरह का कोई प्रावधान नहीं है। इवन जो कैंडिडेट है कांग्रेस का वो बीजेपी को, या बीजेपी वाला है वो बीएसपी को, किसी को भी वोट दे सकता है अपना। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, सब अपने आप को ही देते हैं, बट मैं बता रही हूँ एक एग्जाम्पल लेकर, है ना। अब है सदस्य की योग्यता, या यहाँ पर योग्यता से मतलब यहाँ सिर्फ उसकी आयु से है, यहाँ पे मैंने आयु ही मेंशन की है। तो योग्यता होनी चाहिए 30 वर्ष राज्यसभा में, जबकि लोकसभा में 25 वर्ष। तो आप देख सकते हो पीएम तो कोई भी सदन से बन सकता है ना, तो पीएम की जो न्यूनतम आयु की बात की जाती है कई बार, तो 25 वर्ष। ठीक है, अगर वो राज्यसभा से है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होगी, 30 वर्ष होगी। लेकिन क्योंकि पीएम तो कोई भी सदन से हो सकता है, तो न्यूनतम आयु उसकी 25 वर्ष भी हो सकती है। हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि हमारे देश से कोई बना हो 25 वर्ष का पीएम, है ना। अभी तक राजीव गांधी जी हैं जो सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो भी अपने 40s में थे। एनीवेज, अब हम राज्यसभा से संबंधित कुछ प्रमुख बातें यहाँ पर देखेंगे। जो राज्यसभा है उसका जो आपने देखा कि उसका जो सदस्य का कार्यकाल है वो 6 वर्ष है ना। तो भाई ये 6 वर्ष, हर 2 वर्ष के बाद उसमें से जो 1/3 सदस्य हैं वो क्या होते हैं, वो हट जाते हैं और उनकी जगह 1/3 सदस्य दोबारा से निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, मतलब दोबारा से इलेक्शन होते हैं, उन्हीं लोगों का भी हो सकता है और उनके अलावा भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य बदल जाते हैं। राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियां भी हैं। अगर आपने आर्टिकल 249 देखा हो, अभी हम आएंगे वैसे, लेकिन यहाँ पर मेंशन इसलिए कर दिया गया है कि राज्यसभा की बात हो रही है तो इसके साथ एसोसिएशन होगा तो आप इजीली याद रख सकेंगे। तो आर्टिकल 249 में राज्य सूची पर किसी भी विषय पर, यहाँ पर आएगा कोई भी विषय हो, कोई भी विषय हो, ठीक है, और वो राज्य सूची के अंदर शामिल है, तो उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है, यानी कि उसको इनिशिएट कौन कर सकता है, राज्यसभा ओनली, लोकसभा नहीं कर सकती। राज्यसभा का ये एक अधिकार है, विशेष शक्ति है उसके पास कि आर्टिकल 249 के अंतर्गत वो राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए इनिशिएट कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 312 में भी विशेष शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है कि ऑल इंडिया सर्विस जो है उसमें कोई भी सर्विस स्टार्ट करने के लिए प्रोसीजर या इनिशिएट वो कर सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 250 जो है वो भी एक स्पेशल उसके पावर देता है राज्यसभा को कि राज्य सूची में आपातकाल की जो स्थिति है उसमें भी, देखिए यहाँ ये साधारण या जरूरत के टाइम पर करेगी, क्योंकि प्रबुद्ध सदन है भाई, ऐसे थोड़ी ना कि कुछ भी मन में आया चलो कर देते हैं। तो लेकिन आपातकाल की स्थिति में बहुत जरूरत हो जाती है महसूस, तो तुरंत वो राज्य सूची के किसी भी विषय में कानून बनाने के लिए इनिशिएट कर सकती है। ठीक है, पहल, इनिशिएट का मतलब पहल कर सकती है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर है राज्यसभा का और लोकसभा का वो हम करेंगे। अब देखिए, अब ये बहुत ही लाइट चीजें हैं, लेकिन फैक्ट्स इतने ज्यादा है, उसको नंबर्स को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसको 3-4 बार आप देखोगे तो आपको कंठस्थ हो जाएंगे ये, और आपको मजा भी आएगा जब भी आप रिजल्ट्स देखोगे किसी भी स्टेट का या लोकसभा के इलेक्शंस का, तो आपको मजा आने वाला है क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता होंगी। ठीक है, तो जो हमारे जो सदस्य हैं, और ये कुछ रिसेंट ईयर्स में ना यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना, बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है और आपको इजीली याद भी हो जाएगा। जो राज्यसभा का अगर हम देखें
वहां पर जो प्रावधान है कि भी टोटल हमारे कितने सदस्य होने चाहिए, तो ये संरचना है बेसिकली ये। तो राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सदस्य या मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें से 238 जो है वो इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित होंगे, यानी कि स्टेट से आएंगे निर्वाचित होकर बाय एमएलए, और 12 जो है वो नॉमिनेटेड होंगे। अब जो 12 नॉमिनेटेड होंगे उसके 4 क्षेत्र हैं, इन 4 क्षेत्रों से ये 12 के 12 आएंगे और इनको नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, इनको नॉमिनेट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। और ये 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। जबकि अगर हम बात करें एमएलसीज में, ठीक है, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, ठीक है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, वहां से भी जो गवर्नर है वो भी नॉमिनेशन करता है। वहां पर जो यहाँ पर 4 एरिया से करते हैं ना, वहां पर 5 एरिया है, 5 एरियाज। ठीक है, अब 5वां एरिया कौन सा है वो आप फाइंड आउट करना, ये आपका होमवर्क है, कुछ तो करो। अब ये तो था कि प्रावधान क्या है कि 250 सीट मैक्सिमम हो सकती है, 238 निर्वाचित और 12 नॉमिनेटेड। लेकिन एक्चुअल जो स्थिति है, जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है, उसके बारे में हमें देखना है। तो अब क्वेश्चन भी इसी तरह से आता है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है वर्तमान कितने हैं मेंबर्स राज्यसभा में? तो 245 है, उसमें से 233 तो निर्वाचित है और जो 12 है वो नॉमिनेटेड है। ठीक है, 12 नॉमिनेटेड है, किस कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, अब जो इलेक्टेड है वहां से भी वही 2 जगह से आते हैं, स्टेट से आते हैं और यूटी से आते हैं। यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो 225 यानी कि 233 का को अगर हम तोड़ेंगे तो 225 जो है वो स्टेट से आएंगे और 8 जो है वो यूटीज से आएंगे। अब 8 में भी देखो कितनी यूटीज है हमारे पास, 8 ही यूटीज है, इसको याद करना भी आसान है। तो 8 यूटीज से आएंगे हमारे राज्यसभा के 8 ही सदस्य। उसमें से दिल्ली का सबको याद रहता है कि 3 है। ठीक है, पुडुचेरी का याद कर लो, 1 आएगा। ठीक है, बाकी के बचा 4, वो जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हो गए 8। ठीक है, क्योंकि इन 3 ही जगह से क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने अभी बात की कि जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनको चुनता कौन है? एमएलए। एमएलए कहाँ पर है? 8 की 8 यूटी में है? नहीं है भाई, एमएलए है ही नहीं। क्यों? क्योंकि विधानसभा ही 3 ही यूटी में है। वो कौन सी है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। तो यहीं से ही तो चुनकर आ सकेंगे ना राज्यसभा के मेंबर्स। ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपने। कई बार बच्चे ना परेशान हो जाते हैं, यार चंडीगढ़ से कितने हैं, यार दमनदीव से कितने। भाई कैसे आएंगे, वहां से चुनेगा कौन? ठीक है, लोकसभा की सीट्स तो होंगी वहां पे क्योंकि वहां पे जनता चुनती है, लेकिन राज्यसभा की सीट्स वहां से नहीं हो सकती जहां पर विधानसभा नहीं है। समझ आया? चलिए, अब अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो सीट्स हैं राज्यसभा की वो कौन से राज्य से आती है, वो आती है यूपी से। और कितनी आती है? 31। यूपी को जरूर याद रख लेना कि नंबर ऑफ सीट्स राज्यसभा में कितनी है और नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा में कितनी है। अब यहाँ पे देखो अष्टलक्ष्मी यानी कि जो 8 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, उसके बारे में बात हो रही है, और गोवा के बारे में बात हो रही है, और असम के बारे में बात हो रही है। तो ये जितनी भी स्टेट्स की बात हो रही है यहाँ पे सबसे एक एक सदस्य है राज्यसभा के लिए। ठीक है, ये बहुत ही आसान हो गया, नॉर्थ ईस्ट से सबसे एक एक। अब हम बात करेंगे लोकसभा की संरचना की। तो लोकसभा तो हमारी बड़ी है राज्यसभा से, ये ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम सदस्य इसके हो सकते हैं 550। ठीक है, 530 स्टेट से और 20 यूटी से। लेकिन अभी फिलहाल क्या स्थिति है? वर्तमान स्थिति है कि अभी हमारे पास 550 नहीं है, 543 है। ठीक है, इसमें से 19 जो है वो यूटी से है, 19 जो है यूटी से है और 524 जो है वो हमारी स्टेट से। तो देखिए 20 में से एक ही कम है ना इधर, बस इतना याद रखना, 20 में से एक कम है, टोटल 543 है। फिर 543 से 20 को माइनस कर दो तो 523 आएगा, तो क्योंकि एक और कम हो गया तो 24 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, याद नहीं होता भाई, इतने फैक्ट्स कैसे याद होंगे। अब जो 19 आई है यूटी से कैसे आई है, ये देखो, दिल्ली से आए हैं 7, सबको पता है 7, जम्मू कश्मीर से आएंगी 5। वैसे ये काफी ट्रेजिक है, देखो यहाँ पे 5 है जबकि राज्यसभा में यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे दिल्ली में राज्यसभा में 3 है जबकि पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा है। एनीवेज क्या ही कर सकते हैं। दमन दीव और दादर नागर हवेली दोनों से एक एक, पहले अलग अलग थी ना, अब ये एक बना दिया यूटी, तो 2 मानी जाएगी इनसे। ठीक है, 7 और 5 12, 12 13 14, 14 हो गई। ठीक है,
और जो बाकी सबसे एक एक आ जाएगी। ठीक है, तो बाकी कितने बच गए, 5 बच गए ना, 1 2 3 और 5 और बच गए, यानी कि 5 और हो गई यहाँ पे। तो 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 19 होगी कंप्लीट। ठीक है, अब बात करते हैं कि लोकसभा की जो सीट्स हैं 524, उसमें से हाईएस्ट कौन सी स्टेट कैरी करता है, वो करता है यूपी। 80 लोकसभा सीट है, 80। और जो नेक्स्ट है वो है 48, देखो महाराष्ट्र के पास, तो बीच में देखो कितना गैप है। यूपी के पास 80 है, महाराष्ट्र के पास 48 है। ठीक है, उसके बाद सीक्वेंस नहीं है, उसके बाद सिर्फ मैंने ऐसे ही बता दिया। राज्यसभा में राजस्थान की 25 है, सिक्किम मिजोरम और नागालैंड, इनका याद रखना है, इनके पास एक है, हर एक के पास एक 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 है। और बाकी के पास, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है। ठीक है, लेकिन सिक्किम मिजोरम और नागालैंड के पास एक एक है, ये याद रखना है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है, किन स्टेट्स के पास एक एक सीट्स हैं, तो ये पूछा जाता है। सबसे ज्यादा किसके पास है, यूपी के पास 80। नेक्स्ट किसके पास है, महाराष्ट्र के पास 48। कई बच्चे गलती करते हैं, बिहार लगा देते हैं, जबकि बिहार के पास महाराष्ट्र से कम है। वैसे आप स्टेट वाइज भी याद कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा फैक्ट्स हो जाएंगे, आप भूल जाओगे, इतना भी सही नहीं है इतना याद रखना, और उसका कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक बार बस क्लास खत्म करने ही वाले हैं, ये एक बार कर लेते हैं, लास्ट है स्लाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैंने सोचा ये अगर मैं नहीं कराती हूँ तो अधूरा रह जाएगा टॉपिक। देखिए, 104वां जो संविधान संशोधन था वो आया था 2020 में। इसमें एंग्लो इंडियन जो रिजर्वेशन था वो समाप्त हो गया था। हमने लोकसभा की बात की है ना, लोकसभा में अभी हमारे पास है 543, पहले ये 544 हुआ करते थे, +2 थे, ये जो 2 थे ये एंग्लो इंडियंस थे। ठीक है, जो कि नॉमिनेटेड होते थे बाय प्राइम बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन अब वो 104वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया है, ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। तो आर्टिकल 330 जो है वो 331, देखो 330 और 332 अभी ये है, 31 और 33 ये हटा दिए हैं। ये 104वां संविधान संशोधन हुआ है, इसे हट गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं, तो इसलिए याद रख लो कि इसमें क्या क्या था। 330 में लोकसभा में जो एससी और एसटी की जो सीट्स है वो रिजर्व्ड है, किस अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है, तो लोकसभा में यहाँ पर सीट रिजर्व्ड है। ठीक है, मनोनीत नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये भी कई बार वर्ड्स के साथ खेलता है, कोई भी कमीशन वो कर देता है ऐसे कि यहाँ पर रिजर्व्ड है, यहाँ पे मनोनीत नहीं है, एससी एसटी की सीट्स रिजर्व्ड है लोकसभा में 330 में। 332 में विधानसभा में एससी एसटी की सीट्स रिजर्व्ड है। ठीक है, ऐसे याद रखो, 330 और 332 एससी एसटी लोकसभा और विधानसभा। 331 एंग्लो इंडियंस और 333 भी एंग्लो इंडियंस, ये लोकसभा में, ये विधानसभा में। यहाँ पर 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे बाय प्रेसिडेंट, और यहाँ पर नॉमिनेट किए जाते थे बाय गवर्नर, और यहाँ पर ओनली 1। और यहाँ पर भी सभी स्टेट्स में नहीं, जहाँ पर एंग्लो इंडियंस रहते थे, ठीक है, जहाँ पर पाए जाते थे, तो वही स्टेट्स या उन्हीं के स्टेट्स के गवर्नर है उनको नॉमिनेट करते थे। ठीक है, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, वो हो जाता है आर्टिकल 34। इनके बारे में क्वेश्चन पूछता रहता है, 30 32 31 33 के बारे में, लेकिन आर्टिकल 334 ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी तक आया नहीं है, पूछा नहीं है किसी ने, लेकिन पूछा जा सकता है कि ये है क्या। आर्टिकल 330 से लेकर 333 तक, यानी कि यहाँ ये चारों जो आर्टिकल्स है उसका जो प्रभाव है उसके बारे में है 334। तो शुरुआत में 10 वर्ष के लिए ये सीट्स रिजर्व की गई थी, या नॉमिनेशन के लिए गया था। उसके बाद 8वां संविधान संशोधन हुआ था सबसे पहले, 10 वर्ष हो गए, और 10 वर्ष के बाद, यानी कि ये 1950 की बात होगी, 51, और फिर 1961, 10 वर्ष हो गए, तो 1961 के आसपास, या 62 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। मैं बता रही हूँ आपको, मैं इस बारे में सही से सटीक जानकारी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे पास अभी ये नॉलेज नहीं है। तो 8वां संविधान संशोधन हुआ था सबसे पहले, जिसमें फिर दोबारा से इसको बढ़ा दिया गया था 10 वर्ष के लिए, और अभी तक हर 10 वर्ष के बाद इसको बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। ठीक है, तो 1951 में अगर ये रिजर्वेशन हुआ था, तो 1961, फिर 71, फिर 81, इस तरह से। तो मुझे लगता है 1950 में हुआ होगा, और यहाँ पे 1960, क्योंकि यहाँ 2020 में हुआ है अब 104वां संविधान संशोधन, जिसमें कि वापस से 330 और 332 के लिए रिजर्वेशन या सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है 10 वर्ष के लिए, यानी कि अब 2030 तक रिजर्व रहेंगी आर्टिकल 330 और 332 के अंतर्गत एससी और एसटी की सीट्स, जनसंख्या के अनुपात में। ओके, तो गाइस ये थी क्लास, आई होप आपको पसंद आई होगी, समझ आया होगा,
और मैं बार-बार मैं कह रही हूँ कि ये जो क्लास है या ये यूट्यूब पर पीसीएस की पॉलिटी के बारे में जो भी ये क्लासेस चल रही हैं, बेसिकली ये सिर्फ पीसीएस के लिए नहीं, कोई भी पॉलिटी जहाँ पर भी पूछा जाता है, जिस भी एग्जाम में पॉलिटी को, उन सब के लिए फ्रूटफुल होने वाली क्लास है। तो आप यकीन मानिए आपके 90 से लेकर 99% क्वेश्चंस यहीं से कवर होने वाले हैं। जहाँ पर भी वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं या पीसीएस के क्वेश्चंस होते हैं या पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इसके अलावा कहीं आपको बाहर से नहीं मिलेंगे क्वेश्चंस, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। चलिए अब बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे विद ऑल द फैक्ट्स। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।